भारत माता की। यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं किसान। अब समय की मांग है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए हमें प्राकृतिक खेती पर जोर देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान धरती और जल का ही हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बीएचयू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में उपस्थित 300 कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत द्वारा G20 सम्मेलन में मेजबानी किए जाने को गर्व की बात बताया। उन्होंने आगे कहा कि धरती माता के साथ खिलवाड़ गलत है, जो हर हाल में बंद होनी चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि केमिकल युक्त खेती की जगह गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा किनारे के जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्राकृतिक परिषद का गठन भी किया गया। सीएम योगी ने कहा कि खुद के विकास के लिए लोग पर्यावरण को जहरीला बनाते जा रहे हैं। जीवन का अस्तित्व 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसे अब बचाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 1 वर्ष तक भारत G20 देशों का नेतृत्व करके दुनिया का नया मार्गदर्शन देगा। यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयागराज में कुंभ 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और दुनिया के सामने सुरक्षा, सुव्यवस्था, स्वच्छता का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत हुआ था। आगे मैं माननीय सुरेश भैया जी जोशी जी, जो हमारे पूर्व सर्व कार्यवाह हैं, उनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। श्री चंद्रशेखर सिंह जी से, जो सुफलाम संचालन समिति के सदस्य हैं, कृपया आएं और माननीय भैया जी का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश में कृषि कैबिनेट मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूँ। श्री भैया राम जी, जो भारतीय किसान संघ के उपाध्यक्ष हैं, कृपया आएं। और श्री सूर्य प्रताप संचालन समिति के सदस्य हैं, कृपया आए। श्री दिनेश कुलकर्णी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत संबोधन और इस संगोष्ठी की पृष्ठभूमि के लिए निवेदन करता हूं श्री दिनेश कुलकर्णी जी, जो सुफलाम हो रही है। इस संगोष्ठी के पीछे का उद्देश्य हम सब लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। केवल पृथ्वी तत्व को लेकर इस प्रकार की संगोष्ठी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा साथ दिया, इतना ही नहीं तो जमीन के कानून के संबंध में गांधीनगर के लॉ यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ में बड़ी विषय तो नया नहीं है सबके लिए। नमः पार्वती पतिये हर हर। उपस्थित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप काशी की इस धरती पर आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर पधारे हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। बाबा भैरवनाथ जी के द्वारा रक्षित धरती है। मां गंगा की असीम कृपा जिस धरती पर बरसती है, ये महामना की धरती है, जो उनकी कर्म साधना की पवित्र धरती, अनेक ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और सिद्धों की साधना से पवित्र धरती है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की भी धरती है। मैं इस अवसर पर आप सबका
हृदय से स्वागत करता हूं। तमाम जहर धरती माता के साथ मिला रहे हैं। धरती जहरीली हो रही है। कोई भी चीज ऐसी है जो आज जहर से मुक्त हो, और परिणाम क्या है? जवान में, एक जवानी में ही उसकी किडनी फेल हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, हार्ट की बीमारी हो रही है, शुगर। कल इससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ में बैठा हुआ था। भारत में लगभग 10% लोग इसकी मधुमेह की चपेट में आ चुके हैं, और विशेषज्ञों की राय है कि कुछ वर्षों के अंदर 30% तक पहुंचने का खतरा है। क्या होगा? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 का नेतृत्व जब भारत कर रहा है, उस समय हम इन 5 महाभूतों के बारे में सोचें और कैसे उसकी शुद्धि के लिए जनजीवन के स्तर पर, आम नागरिक के स्तर पर, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के स्तर पर कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। यहां पर कल कृषि मंत्री जी ने भी अपनी बात को कहा होगा, या अगले सत्रों में आपके साथ में रहकर के इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता है। नमामि गंगे इसका एक उदाहरण है। टिप्पणियां तमाम हो सकती हैं, लेकिन नमामि गंगे के पूर्व और नमामि गंगे के बाद के परिणाम आपके सामने हैं। नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले भी आते थे। मैं 2 वर्ष पहले जब यहां बाढ़ आई थी तब भी मैं आया था। एनडीआरएफ के साथ गंगा में स्टीमर के साथ चल रहा था बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए। अचानक मेरे उसमें आया, मैंने प्रश्न किया एनडीआरएफ से, मैंने कहा मुझे बताइए नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले और बाद में कुछ अंतर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा आया है। मैंने कहा क्या अंतर है? उन्होंने कहा पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। ये दिखाता था कि गंगा का जल आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी नहीं है। लेकिन आज जब हम स्नान करते हैं, जब हम लोग यहां प्रैक्टिस करते हैं, कोई दाग, कोई लाल चकत्ते नहीं आते। ये दिखाता है मां गंगा का जल अब शुद्ध है और इसको ये शुद्धता की ओर आगे बढ़ा है। डॉल्फिन यहां दिखाई दे रही है। और फिर हम लोग जब भी उधर से निकलते हैं अब देखने को मिलता है, अकेले कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी, और तब कानपुर में सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा में डाला जाता था। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज एक भी बूंद नहीं है, एक बूंद नहीं गिरती है। जाजमऊ कानपुर में एक भी जलीय जीव नहीं बचे थे। आज आप देखिए वहां मछली और जलीय जीव फिर से आपको दिखाई देंगे। ये परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों के साथ जुड़ने के लिए कृषि विभाग ने भी अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाई है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो किस रूप में उसके परिणाम आते हैं कि गंगा के तटवर्ती दोनों क्षेत्र, जो भी जनपद हमारे पड़ेंगे, ऐसे 27 जनपदों में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी इंसेंटिव देने प्रारंभ किए। और मैंने स्वयं इन सभी जनपदों को, उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया है। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा का भी एक अवसर है जब गौ आधारित खेती को बढ़ावा देकर के हम इस क्षेत्र की दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा मुझे लगता है कि भारत के ग्रंथ, भारत के सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथ इस बात की प्रेरणा हमें सदैव देते रहे हैं, सदैव उस दिशा में एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। हम सब इससे
कुछ नया करने की दिशा में प्रयास करेंगे। यह एक दूसरा, हम लोगों ने गंगा के तटवर्ती 27 गांवों के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के सातों जनपदों को भी प्राकृतिक खेती के लिए चुनाव किया है। हम उस पर कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तय किया है इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी हम अलग अलग जगह लैब्स बनाएंगे। यहां वाराणसी में हमारी लैब जो इस बात को साबित कर सकेगी, इसको प्रमाणित करेगी कि यह जो बीज है या जो प्रोडक्ट है या प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक है, वह लैब यहां काशी में लगभग तैयार होने जा रही है। इसके अलावा 8 अन्य जनपदों में सरकार अलग से अपनी लैब स्थापित कर रही है और हम लोगों ने हर कमिश्नरी मुख्यालय में, मंडी समिति में प्राकृतिक और जैविक खेती का एक आउटलेट अलग से स्थापित कर दिया है। जहां पर उस आएगा तो उसको हम खरीदेंगे, फिर उसको मार्केटिंग देंगे। हर कृषि विज्ञान केंद्र, 89 कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश में है। 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें 4 प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हैं। इन सबको कहा है कि वे प्राकृतिक और जैविक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए वे अपनी लैब को तैयार करें। राज्य सरकार उनको अनुदान देगी और वह फिर उसको प्रमाणित करके भेजे, जिससे हम मार्केटिंग उन सभी उत्पादों की कर सकें। और बहुत अच्छा उसका उत्पाद उपलब्ध हो रहा है और ये वास्तव में हम अपने धरती माता के ऋण से अपने को ऋण करने की दिशा में एक नया प्रयास ये होगा। और इस दिशा में पंच महाभूतों की रक्षा के लिए, उसको फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में प्रदान करने के लिए, ये केवल एक खेती किसानी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इस चराचर जगत की रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले एक बृहद अभियान का ये हिस्सा होगा। और हम सब, आप सब उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ऋषि परंपरा से जुड़ करके हम सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी प्रयास हो सकता है तो यह हमारी ऋषि ऋण से उऋण होने का एक माध्यम और एक हमारे पास एक रास्ता होगा। इस विश्वास के साथ इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी के लिए मैं यहां पर आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम किसी निष्कर्ष पर अवश्य निकलेंगे। शासन आपके इस पूरे अभियान को पूरा समर्थन करेगी और धरती माता की सेहत के लिए जिस भी प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ इसके साथ खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको ध्यान में है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत भी और पूरी दुनिया भी इससे चिंतित है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के दोहन तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। जब इससे आगे मनुष्य और समाज बढ़ता है तो असंतुलन और विकृतियां पैदा होती हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे दौर को जन्म देती हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय किसान संघ, भाऊराव देरस न्यास, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि जिन पंच महाभूतों से
मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है वो अग्नि है, जल है, भूमि है, वायु है, आकाश है, इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों से इनको कैसे बचाना है। इस दृष्टि से विमर्श करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विमर्श पूरे देश भर में चल रहा है। आज यहाँ पर सुफलाम के अंतर्गत पृथ्वी तत्व पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व भी 12 स्थानों पर इसकी संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ था, उसका उद्घाटन सत्र पूरा हुआ, अभी टेक्निकल सेशन यहाँ होगा और इसके बाद इसका समारोह भी होगा। और इसके बाद इस सारे विमर्श को दिल्ली में एक कार्यक्रम करके एक पेपर तैयार करके रखा जाएगा, जिसको सरकारें और समाज अवलंबन करे, जिससे कि हम समाधान दे सकें। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भारत की ताकत पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है, इसलिए दुनिया की भी अपेक्षा हम सब लोगों से बहुत है और भारतीय दर्शन उस अपेक्षा के अनुरूप समाधान देने में सक्षम है। इसलिए भारत को अपनी जिम्मेवारी समय रहते